तो हेलो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा आया इस बार। आप बात नहीं मानोगे, मैंने बच्चों को जो भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रिपीट करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन उस नोट्स में से बहुत ही क्वेश्चन रिपीट भी हुए। मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक बुकलेट के अंदर दे रखे थे, जिसमें आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए सारे क्वेश्चंस है, चैप्टर फर्स्ट के ये क्वेश्चंस है, इसमें से चैप्टर 2 के ये क्वेश्चंस है, चैप्टर 3 के ये, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू बच्चों को डायरेक्ट देखने को मिले। तो देखिए, अब बिना किसी देर से करते हुए अपन इस क्वेश्चन की आंसर को अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। ओके, चलिए, क्लास 12 केमिस्ट्री है, पेपर जैसे बच्चों का बहुत ही अच्छा आया था, उम्मीद से ज्यादा मतलब बहुत इजी चैप्टर रहा था। देखो, पेपर हमेशा जो आते वो हमेशा सेम ही आते, डिपेंड करता है बच्चे की तैयारी के ऊपर। अगर बच्चे ने तैयारी अच्छे से की है तो पेपर उसको इजी लगेगा, लेकिन बच्चे ने अगर तैयारी नहीं की है तो उसके लिए पेपर क्या है, हार्ड है। वो आके बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा पेपर तो बहुत ही हार्ड है। तो पेपर हार्ड नहीं होता, पेपर हमेशा जैसे आता है वैसे आता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन सेक्शन ए के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सेक्शन के एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, आदर्श विलयन का कौन सा उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपका जो एग्जांपल होगा वो आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, एन हेप्टेन का मिश्रण, एन एक्शन एन हेप्टेन का मिश्रण। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है, अधोलिखित में से अधिकतम बॉन्ड और पुनः आई वाला प्रबल विद्युत अपघटन कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर होगा K2SO4। कौन सा होगा, K2SO4, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, सोडियम और सिल्वर ये दोनों मेटल है, तो ये तो आपको पता है कंडक्टर होंगे। दूसरा आपका ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये भी कंडक्टर होगा। बट टेफ्लॉन जो है वो आपका होगा नॉन कंडक्टर, ये आपका होगा विद्युत रोधी, ये आपका होगा विद्युत रोधी आपका होगा। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्वर्ण सतह पर HI की उसमें विलीन हेतु अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिए, स्वर्ण सतह पर HI का विलीन करना है, तो ये मान लो ये आपके HI है, इसके मैंने लिए, इसके ऊपर क्या कर उसमें विघटन, तो उसमें विघटन से क्या होगा, मैंने यहाँ पर हीट दे रहा हूं, तो हीट करने से क्या होगा, H जो होगा तो H2 गैस बनकर उठ जाएगा, तो I2 होगा अपना, वो I2 गैस बनकर उठ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट रहने वाला नहीं है, तो यहाँ पर अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका वेग इक्वल टू K x की पावर 3/2 और -1, इसके लिए आपको अभिक्रिया कोटि ज्ञात करनी है। तो बड़ा सिंपल है, अभिक्रिया कोटि क्या होती है, आपको होता है x + y = n, ये होती है। अब x क्या है, ये इसकी पावर, और y ये वाला, तो बड़ा x की पावर क्या है, ये है 3/2 और प्लस, और ये आपका -1। तो बड़ा इसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के सामने आएगा 1/2, मतलब ये अर्ध कोटि की अभिक्रिया है। तो आपका आंसर राइट होगा ये वाला अ वाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका ये है, अधोलिखित में से संगतत्व कौन सा है। तो इसमें से आपका देखो जिंक है, या इसका आपका डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ होता है, कैडमियम में, सीरियम में, तो ये आपका लैंथेनर का है। तो इसमें संगतत्व आपका कौन सा होगा, रदरफोर्डियम होगा, ये वाला RF, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका रदरफोर्डियम। नेक्स्ट आपका अधिकतम अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन वाला आयन है, आपको पूछा अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने नहीं बड़ा, आपको होने चाहिए बड़ा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको गिनने हैं, तो आपको देखो बड़ा मैक्सिमम पूछेगा, तो मैक्सिमम देखो इसको टी, इसका बड़ा आपका, इसका आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 और 3d2 होगा। इसके अंदर इसका होगा 4s2 और 3d3 होगा। इसका होगा आपका 4s2 और 3d6 होगा। इसका होगा आपका 4s2 और 3d8 होगा। अब आपको देखना है कि इसमें मैक्सिमम पूछा है, थोड़ा यहाँ पर +2 का मतलब क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए, तो यहाँ पर ये गया, इसके +2, इसके ये गया, इसके +2, इसके भी ये गया, इसका भी ये गया। अब देखो बचा क्या आपका, बचा यहाँ पर देखो बड़ा, यहाँ पर 3d2 है, तो बड़ा देखो 3d2 के अंदर आपको बी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, 2 है तो यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। यहाँ पर 3d3 है, तो इसमें से आपके बचेंगे आपके 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 और 3 लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखो 3d6, तो 3d6 में देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 3d6 है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर 1 2 3 4 अलग इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर 3d8 में देखो 3d8 के अंदर आपके 1 2 3 4 5 8 है। तो आपको देखना मूल का जो अधिकतम बहुलता नहीं है उसके एक तरफ पहले सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद में यहाँ पर इसकी पेयरिंग होगी, तो 5 हो गए, 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आपके 2 है, जबकि यहाँ पर आपके 4 दिख रहे हैं, यहाँ आपके 3 है, यहाँ पर आपके 2 है। तो मैक्सिमम किसके पास है, Fe+2 के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, Fe+2। ओके चलिए नेक्स्ट आपका उभयतंतु लिगेंड, मतलब एम्फीडेंडेंट लिगेंड आपका कौन सा होगा। तो देखो इसके अंदर NO2 वाला है, वो आपका एम्फीडेंडेंट होगा, उभयतंतु लिगेंड होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो NO2 के अंदर क्या होता है, NO2 के अंदर आपका जो N होता है वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, और आपका O होगा वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इसलिए इसमें 2 एटम जो होते हैं बारी बारी से बड़ा अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए ये होगा आपका एम्फीडेंडेंट लिगेंड या उभयतंतु लिगेंड। तो आपका आंसर सी सर राइट होगा। नेक्स्ट आप इसके अंदर आपको प्लेटिनम की आपको समन्वय संख्या निकालनी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो आपको देखना प्लेटिनम के अंदर बड़ा ये एमीन है, तो एमीन जो बड़ा वो एक तंतुक लिगेंड है, कितना बड़ा एक तंतुक लिगेंड है। Cl भी एक तंतुक बड़ा, NO2 भी एक तंतुक है, जबकि एमीन कितने सर 2 है, तो एक तंतुक है, तो ये 2 हो गए, प्लस ये एक ही है प्लस ये एक, तो कितना हो गए 2 यहाँ का 3 और 4। तो प्लेटिनम बड़ा समन्वय संख्या वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अधोलिखित में से सर्वाधिक कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाला लंबाई वाला है, आपको बड़ा लेंथ ज्ञात करना है। सबसे ज्यादा लेंथ वाला कंपाउंड बड़ा कौन सा है, तो देखो ये फ्लोरो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये आइडो है। तो आपको देखना CH3 और आईडी के अंदर में लेंथ बॉन्ड क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि आईडी के अंदर बड़ा ये इसका आउटरमोस्ट शेल बहुत बड़ा होगा। तो इसका आंसर राइट होगा डी। नेक्स्ट है आपका ये वाला, देखो क्वेश्चन अच्छा है, पूछा है आपको कि CH3 क्लोरोफॉर्म है प्लस ऑक्सीजन की प्रज्वलन लाइट प्रज्वलन रिएक्ट करता है, तो बड़ा ए आपका क्या बनेगा, ये इसके अंदर आपका बनता है बहुत ही एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है फॉस्जिन। इसका फॉर्मूला होता है COCl2, क्या बनेगा फॉस्जिन गैस बनेगी, जिससे इंसान सूंघ करके बेहोश हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बड़ा ये आपके इंग्लिश में, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला ये वाला कास्ट स्पीड कौन सा है, कितना अच्छे से क्वेश्चन आया है। इसका आंसर क्या होगा आपका मेथनॉल, क्या होगा मेथनॉल। नेक्स्ट है द्वितीयक अल्कोहल है, तो आपको द्वितीयक अल्कोहल देखना है। तो द्वितीयक अल्कोहल में देखो एथिलीन ग्लाइकोल है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है CH2 COOH COOH, तो ये तो आपका है नहीं। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये भी आपका नहीं होगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये अल्कोहल ये CH2 ये आपका CH और ये आपका CH3 ये आपका C। तो यहाँ पर देखो OH समूह जिससे जुड़ा हुआ है वो काम आ गया एक छोड़, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्या होगा क्या आपको बोल रहा है द्वितीयक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। बच्चा आपका आइसोब्यूटाइल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH और यहाँ पर ये OH, O से जुड़ा हुआ है वो बड़ा आगे कार्बन दूर, तो ये आपका 2 डिग्री, तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, स राइट होगा। कौन सा होगा, स वाला। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इसमें से सबसे दुर्बलतम अम्ल कौन सा है, तो सबसे दुर्बलतम जो अम्ल होगा वो आपका होगा बड़ा ये वाला एसिटिक एसिड।
क्यों? क्योंकि आपको देखना यहाँ पर इससे जो जुड़ा हुआ है CH3 बड़ा, ये इसका प्लस आई प्रभाव होता है और प्लस आई प्रभाव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, देता है, जबकि बाकी बड़ा ये Cl है, ये बड़ा क्या इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो ये सबसे दुर्बलतम अम्ल होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे प्रबलतम अम्ल कौन है, तो सबसे प्रबलतम आपका आंसर कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है ना। अगर प्रबलतम अम्ल आ जाए तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका तर्थिक एमीन क्या है? 3 डिग्री बड़ा एमीन कौन सी है? तो 3 डिग्री एमीन के अंदर आपको कहां जाना पड़ेगा? 3 डिग्री एमीन मतलब 3 डिग्री एमीन कौन सी होगी? मतलब NH2 जिससे जुड़ा हुआ है वो आगे NH2 के साथ में 3 आपके एमीन समूह होगा, तो ये कौन सा होगा? ट्राई मेथिल एमीन। क्या होगा? ट्राई मेथिल एमीन। तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा? डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या सबसे बड़ा कौन सी होती है? तो इसमें होती है sp2। कौन सी होती है? sp2 होती है। नेक्स्ट आपका पॉलीसैकेराइड कौन सा है? तो आपको पता है पॉलीसैकेराइड के अंदर आपके पॉलीसैकेराइड तीन ही आपके कोर्स के अंदर स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लूकोजन है। पॉलीसैकेराइड कौन कौन से आपको पता? एक तो है स्टार्च है, एक आपका सेलुलोज है और तीसरा आपका है ग्लाइकोजन। ये आपके तीनों आपके पॉलीसैकेराइड है। अब तीनों में से आपको इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपका ग्लाइकोजन, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि बेटा राइबोज है वो आपका मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज है और रुको ये आपके ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है, इसका आप इसलिए सही आंसर आपका होगा ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट आपका अधोलिखित में से आवश्यक अम्ल कौन सा है? वो आपका आंसर होगा राइट वैलिन। कौन सा होगा? वैलिन। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फिल इन द देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ा, मतलब द्रव है उसमें गैस को विलय कर रहे हैं। अब देखो गैस के जो मॉलिक्यूल वो ऑलरेडी फ्री होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या उसमें फ्री होते हैं, अब फ्री होते हैं, अब उसमें ताप बढ़ाए, टेम्परेचर को इंक्रीज बढ़ाए, तो जब अब गैस के मॉलिक्यूल क्या उस वाटर में डिजोल्व होंगे क्या? नहीं, तो इसकी विलेयता क्या करती है? घटती है। इसकी विलेयता क्या करती है? घटती है। इसकी विलेयता डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट मोलर उन्नयन स्थिरांक की क्या क्या होती है? इसकी क्या होती है? केल्विन, केजी, मोल, इनवर्स। क्या होती है? केल्विन, केजी, मोल, इनवर्स की इसकी इकाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते। अगला क्वेश्चन बड़ा है विद्युत अपकरणीय विलयन की चालकता ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बड़ा बढ़ती है, इसकी चालकता आपके बढ़ती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 1.75 है तो अभिक्रिया की कोटि हो बड़ा, इसमें कोटि क्या बड़ा? तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी क्वेश्चन आए तो आपको देखना इसके अंदर बड़ा रेट क्या आपकी कांस्टेंट है, ये आपके रेट कांस्टेंट है। तो बड़ा रेट जब कांस्टेंट होती है तो आपको बड़ा डिनोट कितना है? यूनिट के ऊपर मात्रा बड़ा। आपको देखना मात्रा बड़ा क्या है? एल मोल लीटर इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड बड़ा। तो बड़ा ये किसका है मात्रा के? ये आपका मात्रा के द्वितीय कोटि होता है। ये आपकी कोटि क्या होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कण अंतराल का तत्व कौन सा है? वो है आपका जिंक। कौन सा है? तो आपका जिंक है। नेक्स्ट आपका जिन त्रिविमीय संयुग्मों का संबंध परस्पर अत्यारोपित न हो सकने वाला तो बड़ा उसको अपन कहते हैं एंटीनियूमर। क्या बड़ा कहते हैं? एंटीनियूमर, जिसको अपन कहते हैं कायरल। क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। मतलब वो एक दूसरे को अत्यारोपित नहीं हो सकते। ठीक है। अगला आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला ये एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया था एलिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब आपको बताया ब्रोमीन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ब्रोमील क्लोराइड का। ओके, ब्रोमील समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसका अगला कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं अपन एलिल ब्रोमाइड। ओके। नेक्स्ट आपका जैविक प्रदूषक को परीक्षण में प्रयुक्त फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या बड़ा कहलाता है? वो कहलाता है फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? वो आपका कहलाएगा फॉर्मेलिन। बड़ा फॉर्मेलिन ये वही है जो आपने देखो बायोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा स्पॉट जो होते हैं जैसे मछली वगैरह बड़ा वो उसके अंदर पड़े रहते हैं तो वो उसको कहते हैं फॉर्मेलिन। ट्राइमेथिल एमीन की आकृति कैसे होती है?
ट्राई मेथिल तो एमिन इसकी आकृति कैसे पिरिमिडी होती है, कैसे होती है पिरिमिडी, ये देखो आपके, ये है आपका पिरिमिडी, तो इसके अंदर ट्राई मेथिल एमिन कैसा होगा, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 बड़ा यहाँ पर, तो बड़ा ये इसकी आकृति पिरिमिडी मिलेगी, ठीक ना। तो बड़ा इसकी आकृति होती है पिरिमिडीय, या उसको बोल सकते हैं त्रिकोणीय पिरिमिडीय, त्रिकोणीय पिरिमिडीय। ओके, आज की कंसेप्ट आ जाइए रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, विटामिन खारिज की कमी से बड़ा कौन सा इसका भी रोग बड़ा, तो इसके बड़ा रोग आते सीधा आपका कौन सा, विटामिन सी आता है, कौन सा आता है, विटामिन सी आता है। ओके, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे। अब आगे चलते हैं अपन, आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देखना है। इसको देखो, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में विलेयता विलायक को बताना है। तो इसमें तो देखिए नाइट्रोजन गैस के अंदर नाइट्रोजन गैस में बोला है, तो नाइट्रोजन गैस में बोला है, तो नाइट्रोजन गैस तो आपकी हो जाएगी विलायक, क्या हो जाएगी, यह तो आपकी हो जाएगी विलायक। और इसके अंदर कौन विलय कर रहा है, वो क्लोरोफॉर्म कर रहा है, तो क्लोरोफॉर्म आपकी हो जाएगी विलय। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बोला है कि मर्क्यूरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम क्या है। एनोड का नाम मुझे आपको पता, मर्क्यूरी जो सेल होता है, मर्क्यूरी सेल में जो एनोड सेल होता है वो बना होता है आपके जिंक अमल कम का, किसका बना होता है, जिंक अमल कम का बना होता है। क्लियर, अगर आपको कैथोड पूछे तो कैथोड जो बना होता है वो बना होता है आपका, कैथोड जो बना होता है वो बना होता है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। अगर बाई चांस कभी आगे वाले नेक्स्ट एग्जाम बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि कैथोड किसका बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निकल कार्बोनिल 4 में निकल की ऑक्सीजन अवस्था आपको पूछी है, तो देखो ना इसकी आपको ऑक्सीजन निकालनी है, तो जिसकी निकालनी उसका अपन क्या मानते हैं, X मानते हैं, प्लस CO जो कार्बोनिल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 इसके 4 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में 0 आ जाएंगे, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है, आप निकल करके 0 आ रहा है। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परत चक्कर मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैंने आपको एग्जाम बताया था। इस फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर n+2 अंडर रूट, और इसका मात्रक जो हो जाएगा यूनिट वो हो जाएगा Bm, बार मैग्नेस्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, बार मैग्नेस्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर, नेक्स्ट आपका खुद से है कि निम्न परत चक्रण संकुल का कोई एक एग्जाम बताना है आपको। आपको पूछा लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स, क्या पूछा है, लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हमेशा एक तो होता है लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स, एक होता है हाई स्पाइन कॉम्प्लेक्स। लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमेशा कौन देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब यहाँ पर जो आपका मेटल आयन है उसके सामने स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है वो हमेशा देते हैं वीक लिगेंड। तो यहाँ पर जो देने वाले हैं वो आपके देने वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इसके एग्जाम्पल एक पूछा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप वो भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ FeCN6, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो साइनर है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा FeCN6। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि इसको आपकी SN2 अभिक्रिया इसके अंदर बढ़ती क्रम में लिखना है। तो आपको याद होगा SN2 अभिक्रिया के अंदर सबसे जो फास्ट रिएक्शन देता है वो देता है 1 डिग्री, कौन देता है, उससे कम देगा 2 डिग्री, उससे कम देगा 3 डिग्री। अब आपको इसमें डिनोट करना है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर ये हेलिन समूह है, इससे जुड़ा कार्बन 1 2 जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हेलिन समूह आपका यहाँ पर है, तो इससे कार्बन 1 2 3, तो ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपके यहाँ ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री सबसे बढ़ते क्रम में बोला है, तो ये आपका बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, 3 डिग्री आएगा। ये घटता क्रम में है ना, 3 डिग्री आएगा, उससे बाद कौन आएगा, 2 डिग्री आएगा, और सबसे बाद में कौन आएगा, 1 डिग्री आएगा। बढ़ते क्रम बोला है, तो आपको बढ़ते क्रम में सबसे पहले 3 डिग्री लिखना है, फिर 2 डिग्री लिखना है, फिर 1 डिग्री लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर अपन एथिल अल्कोहल के वाष्प को गर्म करेंगे 573 केल्विन के ऊपर तो प्राप्त उत्पाद का नाम बोला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल लिया है, तो एथिल अल्कोहल आपको पता है क्या होता है, CH3CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। इसको गर्म करना है 573 केल्विन के ऊपर कॉपर तप्त कर, इच्छा हो तो कॉपर ले सकते हो, और इच्छा हो तो आप क्यूप्रिक ऑक्साइड भी ले सकते हो।
अब आपको पता है जब भी इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से इसका होता है डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण, मतलब यहाँ में से एक यहाँ से एस निकलेगा और एक यहाँ से एस निकल जाएगा, दो एस निकल जाएंगे, बचेगा क्या आपका CH3 CHO, तो ये बचेगा आपका CH3 CHO, तो इसका आपका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, या आप बोल सकते हैं एथेनॉल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डाइएथेनॉल लवण का सूत्र क्या है? फॉर्मूला आपको पूछा है, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ द डाइएथेनॉल सॉल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो बेटा कौन सा होता है? RN2 प्लस और Cl की जगह आप X लिख सकते हो, ये माइनस, तो ये आपका हो जाएगा डाइएथेनॉल लवण का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते अपन मैथिल एमीन से आपको बनाना है मैथिल आइसोसाइनेट। इसकी इक्वेशन आपको पूछी है, बहुत सिंपल है। मैथिल एमीन, तो सबसे पहले आपको देखना है मैथिल एमीन कौन सा होता है? CH3NH2। ओके बेटा, अब इससे आपको बनाना है मैथिल आइसोसाइनेट बनाना है। तो मैथिल आइसोसाइनेट में चयन करने के लिए इसकी जो रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंट के अंदर एल्कोहलिक क्योज की साथ करवानी आपको, तब जाके बन जाएगा आपका मैथिल आइसोसाइनेट। बनाना क्या मैथिल आइसोसाइनेट? तो थोड़ा जो बनाना है वो सबसे पहले यहाँ लिख लो, मैथिल आइसोसाइनेट। साइनेट जो होता है वो सी होता है, आइसोसाइनेट इसके अंदर एन आपका आ जाएगा आगे। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा कौन सा बनेगा? उसके बाद में ये 3K और ये Cl, तो ये आपका हो जाएगा 3KCl हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3KCl हो जाएगा। अब आपके बचे क्या है? यहाँ के 3 OH और यहाँ का ये H, तो ये आपका हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा मैथिल आइसोसाइनेट, मैथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको डीएनए और आरएनए में एक अंतर पूछा आपको, ठीक ना? तो आपको पता डीएनए में एक आरएनए में अंतर क्या होता है? डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला, जबकि आरएनए में होती है राइबोस श्रृंखला। क्लियर? दूसरा अगर अंतर पूछे, डीएनए जो होता है वो द्विरुज्जिक होता है, जबकि आरएनए होता है वो एक रज्जिक होता है। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए हमेशा आनुवंशिक कोड का होता है, जो आनुवंशिक लक्षण होता है उसका वहन करता है, जबकि आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मैंने आपको तीन अंतर बता दिए, आपको यहाँ पर सिर्फ पूछा एक अंतर, तो आपको भी लिख सकते हो, बहुत सारे अंतर मैंने आपको लिखवाए थे। क्लियर? चलते, ये आपका सेक्शन ए पूरा हो गया। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको कि स्त्रीक्वादी को परिभाषित करना है और न्यूनतम स्त्रीक्वादी को उदाहरण की सहायता से समझाना है। तो सबसे पहले स्त्रीक्वादी मिश्रण कौन सा होता है? ऐसे दो मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लगभग क्या हो? समान हो, तो ऐसे मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे? स्त्रीक्वादी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्त्रीक्वादी मिश्रण बोलेंगे। अब इसके अंदर पूछा है न्यूनतम स्त्रीक्वादी मिश्रण का उदाहरण आपको बोला है। एक तो आपका होता है एथेनॉल होता है, और दूसरा इसके साथ मिश्रण होता है एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण। एथेनॉल और जल का मिश्रण, इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान है। इनको अगर मिक्स किया जाए तो इनके घटकों को अलग करने के लिए आपको प्रभाज्य आंसू विधि यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये आपके एग्जाम में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16 ग्राम NaOH है, उसको जल में घोलकर 16 ग्राम NaOH जल में घोलकर 800 ml विलेन बनाया गया। तो विलेन की आपको मूलता ज्ञात करनी है। आपको क्या करके मूलता आपको कैपिटल M निकालता है। तो कैपिटल M के अंदर देखो आपको दिया क्या हुआ है? एक तो आपको दिया हुआ 16 ग्राम NaOH, मतलब ये आपको दिया हुआ W2 कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम दिया हुआ है। फिर आपको बोला है विलेन आपका दिया हुआ है 800 ml, तो ये हो गया 800 ml। इसको बड़ा लीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमको बड़ा हमेशा विलेन चाहिए लीटर के अंदर, तो 800 ml अपन आपका हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता है M = W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू 1000, ठीक है? तो इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। W2 आपका 16 ग्राम है इंटू आपका 1000 हो जाएगा। फिर नीचे आपका M2 क्या है? इसका मोलर द्रव्यमान है, इसका मोलर मास है NaOH का, और NaOH का मोलर मास होता है 40। कितना होता है? 40 होता है, चाहे तो आप निकाल सकते हो। Na का 23, इसका 1, इसका 16, फिर आपका V आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 800। अब इसको काटना है, तो काटने के लिए देखिए आपको 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कटा एक बार, 1 कटा 2 बार। अब 2/4 है, 2/4 है, जब 4 2 के अंदर 5 का भाग निकला तो आपका आंसर निकल क्या है? 0.5 मोल आएगा। क्या है? क्या 0.5
0.5 मोल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना दिया हुआ है, तो अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करनी है। बड़ा आपको अर्ध आयु की गणना बोली है। सबसे पहले अब अर्ध आयु गणना के लिए इसलिए सबसे पहले आपके कौन से अर्ध आयु? देखिए बेटा अर्ध आयु कोटि अभिक्रिया शून्य कोटि की भी होती है, प्रथम कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की होती है। तो आपको देखना इसका मात्रक S-1 है। बड़ा S-1 है, तो S-1 आते ही आपको बेटा कौन सी अर्ध आयु लिखनी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी लिखनी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अर्ध आयु निकालनी है। तो प्रथम कोटि की अर्ध आयु निकालने का इसका बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम कोटि अर्ध आयु निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है 0.693 अपॉन के। ये प्रथम कोटि की अर्ध आयु निकालने का फॉर्मूला है, ठीक ना। अब इसके अंदर के है, इसका मान ये दिया हुआ आपको, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो वैल्यू पुट हो जाएगी 0.693 अपॉन के की वैल्यू ये वाली है 2.31 इंटू 10 की पावर -13। ओके बेटा, ये वैल्यू है। अब इसको आपको काटना है, काटने पर आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा आपको काट कर देखो बेटा, यहाँ पर आपके 3 जीरो है, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे बेटा कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे आपका 1 जीरो बचेगा। 1 जीरो प्लस का ये माइनस करा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की 10 पावर -12। जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 693 अपॉन नीचे दिया हुआ है 231 और ऊपर जाएगा तो ये होगा 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, काटने पर आपका आंसर आ जाएगा लगभग ये 3 बार कट रहा है, कितने बार है? तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 12 सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप 7वां क्वेश्चन बोला है द्वितीय व तृतीय संक्रमण संयुक्त तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है, उसका बड़ा कारण बताना है। तो आपको होता है द्वितीय और तृतीय बोलिए। प्रथम के बाद के अंदर आपको नहीं आती द्वितीय तृतीय, तो द्वितीय और तृतीय के अंदर आपको शुरू होता है। तृतीय में जाएंगे तो तृतीय के अंदर लैंथनियम के बाद में सीधा आपका आता है हाफनियम में। क्या आता है? हाफनियम। तो लैंथनियम का नंबर 57 है और ये आपका शुरू होता है 72 पर। मतलब 57 से लगा करके 71 तक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके एफ कोष में जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? एफ कोष में जा रहे हैं। तो एफ कोष में जाने के कारण यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन होता है। क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन। इस कारण से द्वितीय और तृतीय संकुचन की त्रिज्या लगभग आपको समान देखने को मिलती है। किस कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ओके, नेक्स्ट अब आपको पूछा है इसके अंदर युग्म का आयु विशिष्ट नाम लिखना पड़ा। नाम पूछा है तो नाम के लिए सबसे पहले नाम तो लिख लेना। नाम लिखने सबसे पहले आपको इसका जो केंद्रीय आयन है इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका निकालना है तो देखो इसका x होगा प्लस इसका 0 होता है तो 0 इंटू 5 0 हो गया, 0 इंटू 5 हो गया, प्लस Cl का बड़ा -1 होता है और प्लस इसका होता है -2। तो ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो गए। तो एक्स का आंसर निकल के सामने आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। अब इसका नाम लिखेंगे बड़ा। नाम के देखो यहाँ पर क्या है आपका? एमीन है और ये क्या है? क्लोराइडो। तो बड़ा क्लोराइडो सी पहले आएगा, एमीन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटा एमीन, क्लोरिडो। इसके बाद में है कोबाल्ट। इसको पूरे को एक लाइन में लिखना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 आया है, 3 लिख लिया। फिर इसके बाद वाला क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके बाद वाला लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर? ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला, तो नीचे वाले के अंदर आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना है। तो नीचे वाले में ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं। के तो बड़ा के का ऑक्सीजन नंबर 1 होता है। 1 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा, प्लस एलुम का आपको निकालना है तो ये आपका x हो गया, प्लस ऑक्जेलेटो का होता है -2। कितना होता है? -2। तो ये -2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -6 और -6 ये और प्लस का 3 ये। तो -6 में प्लस के 3 जाएंगे तो आपका बड़ा आंसर निकल के आ जाएगा x बराबर 3। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीजन नंबर है वो 3 आ रहा है। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर जो ट्राई एक्चुएट है वो बड़ा आपका बाइट लिगेंड है, बड़ा है ना, द्वितंतु लिगेंड है। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट। इसका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका आएगा पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम हमने लिखा भी थी, पोटेशियम पहले आएगा।
पोटेशियम, ट्राइएक्जोलेटो, एल्यूमिनेट 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको बोला है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षक विपाटन का चित्र बनाना। सिर्फ आपको चित्र पूछा है, तो इसका चित्र बहुत सिंपल है। देखिए, अष्टफलकीय बोला है तो अष्टफलकीय के अंदर आपको सबसे पहले इसका विभाजन कर देना है, और विभाजन करने के बाद यहाँ पर देखिए डी कक्षक में बड़ा कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं डी कोष में, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, जब विभाजन हो जाएगा तो ऊपर तो जाएंगे 2 कक्षक आपके, ऊपर जाएंगे 2 कक्षक और नीचे आएंगे आपके 3 कक्षक, 1 2 3। ऊपर जो 2 जा रहे हैं वो कौन से है आपके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये आपका डी जेड स्क्वायर। नीचे जो जाएंगे वो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, इनको बोलेगा अपन इजी कक्षक और इनको बोलते हैं अपन T2G कक्षक। इनके बीच के ऊर्जा स्तर को अपन बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्रीय विपाटन ऊर्जा डेल्टा 0। ओके, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 के अंदर पूछा है ये जो आपको कंपाउंड देखिए इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला। सबसे पहले आपको पूछा है शैक्षणिक अम्ल का फॉर्मूला। तो बड़ा देखो शैक्षणिक अम्ल का जो फॉर्मूला क्या होता है, शैक्षणिक अम्ल फॉर्मूला होता है COOH CH2 CH2 COOH। ठीक ना, मतलब आपके इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा C6 C4 H6O4, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड फिर आपको जो थैलिक अम्ल, तो थैलिक अम्ल के अंदर क्यों लिखना है आपको, बोला थैलिक अम्ल के अंदर एक बनानी थैली, मतलब बेंजीन बनानी है। थैली बनाने के बाद यहाँ पर आपको जोड़ना है COOH और उसके ऑर्थो पर ही जोड़ना आपको COOH, मतलब हमेशा इसकी पोजीशन 1 2 मतलब पास रहेगी, ऑर्थो पोजीशन रहेगी, तो उसको बोलेंगे थैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, थैलिक अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट आपको पूछा है एनिलिक की आपको अनुनादी संरचना पूछी है, आपको राइजेनिक स्ट्रक्चर पूछी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आपकी। देखो बड़ा, एलिन जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, वो ग्रुप होता है आपका NH2 और इसके ऊपर 2 लॉन पर होता है, तो यहाँ पर आपका बेंजीन होगा। क्लियर, ये यहाँ पर रिंग बनी होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके यहाँ पर होंगे, ये आपका यहाँ पर जाएगा, तो ऐसे आपके ग्रुप बनते जाएंगे। तो ग्रुप आपका बन जाएगा NH2 पहले आपको सबके बना देना है ताकि टाइम कम जाएगा, फटाफट लिखना ही रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए आप ये 2 लॉन पर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो ये बन गया आपका प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये बन गया आपका माइनस यहाँ पर। अब आपके लॉन पर बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये प्लस है ये, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर हो गया, और ये वाला है ये, फिर ये यहाँ पर होगा, ये जाएगा इसके ऊपर, डबल बॉन्ड है ये, प्लस है ये, और ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। ओके, फिर ये वापस यहाँ जाएगा, तो ये वापस यहाँ जाएगा, थोड़ा ये लॉन्ग वापस जाएगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर लॉन्ग वापस आ जाएंगे, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी, ये यहाँ पर और यहाँ पर। इस प्रकार इसकी अनुदानित संरचना इस प्रकार से बनती है। ये मैंने आपको एग्जाम में करवाया, सॉरी ये मैंने आपको नोट्स के अंदर करवाई थी बहुत अच्छे से। क्लियर ना। आगे बोला है प्रोटीन के विकृति क्रम को समझाइए। बहुत ही सिंपल है, आपको होता है प्रोटीन जो होता है किस किस में होता है उसको विकृतीकरण करना, उसको डेस्टिनेशन करना, मतलब उसको बिगाड़ना है। तो प्रोटीन को विकृतीकरण करने का मतलब क्या, जैसे आपको बताया आपके एग है, एग के अंदर भी प्रोटीन होता है, तो एग को अगर बॉयल करेंगे उसके अंदर का जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो आपका विकृत हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसके द्वारा हम प्रोटीन को मतलब हीट करके, उसको उबाल करके, उसको डैमेज करके या आप उसको विकृतीकरण कर सकते हो। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा है अब क्या कोटि और आणविकता का तरह पूछा आपकी। एक तो कोटि निकालनी है,
एक आणविक ताकत में बड़ा अंतर क्या आपको पूछा है। तो देखो कोटि जो होती है, कोटि आपकी क्या है, सैद्धांतिक है, सब प्रायोगिक, जबकि ये वाले कौन सी राशि, ये आपकी प्रायोगिक राशि में, जबकि ये वाली आपकी सैद्धांतिक राशि है, ये आपका अंदर हो जाए। दूसरी आपकी कोटि है वो आपकी जीरो, ऋणात्मक में, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकती है, जबकि अनंतता वाला वो कभी भी जीरो, नेगेटिव, पूर्णांक में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट कोटि जो होती है वो ताप दाब पर निर्भर करती है, जबकि अनंतता होती है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है ना। आपको कितने पूछे, 2 पूछे, तो मैंने आपको 3 ऐसे बहुत सारे 3 4 5 अंतर है, आपको भी 2 लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद पूछा आपको शून्य कोटि के लिए समाकल वेग समीकरण लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, आपको पूरा डेरिवेशन लिखना है। तो आपको पता है, देखो बेटा वेग जो होता है, वेग इजिकल टू बराबर माइनस टी आर अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम वेग कोटि को निकालेंगे, आपको शून्य कोटि को पूछा है, तो शून्य कोटि के लिए वेग बराबर के आर की पावर एन। यहाँ पर जो एन क्या है वो आपको कोटि दिखनी है, जबकि कोटि बराबर कौन सी पूछा आपको, शून्य कोटि की, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो समीकरण इक्वेशन आपके बन जाएगी वेग इजिकल टू के आर की पावर 0। और जब आर की पावर 0 होती है तो आर की वैल्यू बची ही नहीं है, तो आपकी समीकरण बन जाएगी वेग इजिकल टू क्यू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आपको तुलना करनी है। तुलना में आपको देखा दोनों के राइट हैंड का क्या सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड भी समान हो जाएगी। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के हो जाएगा। ठीक है, और इसको बड़ा डी टी को अपन यहाँ एक्सचेंज करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डी आर बराबर माइनस के डी टी। अब यहाँ पर क्या करनी है, आपको कुछ सीमा पर आपको इसकी संभावना करनी है, अवकलन करनी है। फिर निकलने के बाद आपका जो लास्ट में इसका शून्य कोटि के समान वेग समीकरण निकल के आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें आपको पूरी डायरेक्शन लिखनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको अभिक्रिया के औसत वेग और ताक्षणिक वेग में हमको अंतर पूछा है। तो देखिए इसका अंतर बहुत ही सिंपल है। अभिक्रिया को औसत वेग अगर बोले तो औसत वेग क्या होता है कि आपका अभिक्रिया औसत वेग में पहले वेग क्या था, बाद का वेग क्या था, उनके दोनों को वेग करके उसका अपना क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपका औसत वेग निकल जाएगा। और ताक्षणिक वेग के अंदर आपको पता है इंस्टेंट वाला पूछा है। क्या बोला है आपका ताक्षणिक वेग जो होता है वो आपको पूछा इंस्टेंट वाला पूछा है। इसके लिए आपका लेट टू 0 होता है। तो लेट टू 0 के अंदर एक क्षण पल के अंदर कितनी अभिक्रिया की दर कितने वेग से घट रही है, कितने वेग से बढ़ रही है, उसको बोलेंगे ताक्षणिक वेग। क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग। ठीक है, फिर आपको पूछा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकल वेग समीकरण। तो देखिए प्रथम कोटि के लिए समाकल वेग समीकरण लिखते हैं अपन, इसको एक बार यूज कर लेते हैं। तो देखिए प्रथम कोटि के लिए पूछा है, तो प्रथम कोटि के लिए वापस जैसे शून्य कोटि के लिए काम किया वैसे का प्रथम कोटि के लिए काम करना है। आपका हो जाएगा वेग इजिकल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगी। अब आपका प्रथम कोटि के लिए पूछा है, तो यहाँ पर अपन कोटि वाला समीकरण लिखेंगे वेग बराबर माइनस वेग बराबर के, और यहाँ पर आ जाएगा आर एन। तो एन की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा वेग इजिकल टू बराबर के आर की पावर आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, आर की पावर आपकी 1 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर ये 2 है, इन दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस टी आर अपॉन डी टी बराबर के आर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये फॉर्मूला इसको यहाँ आर को यहाँ भेजना और डी टी को वहाँ भेजना है। तो ये बन जाएगा माइनस डी आर, खाली माइनस भी जाएगा साथ में, डी आर अपॉन यहाँ आर वाली यहाँ आ जाएगी, और ये हो जाएगा के डी टी, मतलब माइनस के डी टी, यह बन जाएगा। अब इसका आपको करना है उचित समाकलन समाकलन अवकलन करना है। जब इसका अवकलन समाकलन लिमिट लगाकर बड़ा करोगे तो फॉर्मूला निकल कर सामने आ जाएगा, इसका टी अपॉन 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, यह आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी विश्व की डेरिवेशन आपको शून्य कोटि जैसी डेरिवेशन है वैसे वैसे लिमिट लगाकर इसका भी समाकलन करके आपको डेरिवेशन निकालोगे तो उसका फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे चलते अपन। तो देखिए नेक्स्ट अभी आपकी फ्रिक्शन अभिक्रिया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ए है, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा आर एक्स। क्या लेना पड़ेगा, आर एक्स। एक्स की जगह आप
ये चाहो तो Cl लिख सकते हो, ये चाहो तो Br लिख सकते हो। क्लियर। और इसकी अभी क्या करवानी है आपको, सोडियम आयोडाइड के साथ में Na। प्रेजेंट होगा आपका एसीटोन, यहाँ पर लिखना आपको एसीटोन। जब इसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाओगे तो देखो बेटा क्या बनेगा आपका, Na होगा वो आपके I के साथ चला जाएगा और R जो होगा वो आपका I के साथ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RI बन जाएगा एल्किल आयोडाइड प्लस ये बन जाएगा आपका NaX। तो ये आपकी सोडियम फिक्स्टाइल की अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका है हेलो अल्केन की KCN तथा AgN से अभिक्रिया। तो देखो KCN जो है वो आपका कैसा एक आयनिक कंपाउंड है, जबकि AgCN है वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है। तो इससे आपके हेलो अल्केन क्रिया करवानी है। तो देखो हेलो अल्केन क्या होगा, हेलो एल्केन आप इच्छा हो तो यहाँ पर CH3CH2 लिख सकते हो, जिसको मैंने लिख लिया लो CH3CH2। यहाँ पर आप X ले लिया, हेलोजन को भी क्लोरोफ्लोरो को भी लिख सकते हो बेटा। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी KCN से, एक बार करवाएंगे KCl से करवाएंगे और एक बार करवाएंगे अपन AgCl से करवाएंगे। जब KCl से करवाएंगे बेटा, KCl क्या एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो Cl होगा वो डायरेक्ट रिएक्ट करेगा आपके यहाँ पर और ये चलाएगा यहाँ पर। तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी CH3CH2 और यहाँ पर आ जाएगा साइनल। ठीक है ना, एल्किल साइनल हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर इससे करेंगे, जबकि ये आपका सहसंयोजी कंपाउंड है, तो सहसंयोजी कंपाउंड के अंदर आपका जो N होता है वो आपका रिएक्ट करेगा इसके एल्किल से यहाँ पर। तो ये आपका अभिक्रिया निकल के सामने आ जाएगी CH3CH2 और NC, ये हो जाएगा आइसोसाइनिल एल्केन। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनिल एल्केन हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वुर्ज अभिक्रिया की आपको समीकरण लिखनी है। क्या लिखनी है, वुर्ज अभिक्रिया आपको समीकरण पूछी है। तो वुर्ज अभिक्रिया इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा RX मतलब आपको लेना पड़ेगा CH3X। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है सोडियम के साथ में। सोडियम के आपके 2 एटम लेने पड़ेंगे और इसके भी आपके एटम लेने पड़ेंगे 2। ठीक है ना, CH3X। इसकी जो अभिक्रिया वो आपकी होगी ड्राई ईथर की उपस्थिति में आपको लिखनी है, शुष्क ईथर के परिचय में होगा। अब आप शुष्क ईथर क्यों, ये सोडियम है, अगर यहाँ पर एक्वस लेंगे तो ये स्पोर्ट कर लेगा। क्लियर। अब देखो कैसे अभिक्रिया करेंगे, यहाँ की ये NO दोनों N है वो आपके दोनों X के साथ ऐड हो जाएंगे। क्लियर। ऐड होने के बाद ये CH3 इस CH3 ऐड हो जाएगा और आपको बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। मतलब इसके अंदर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन और ये हो जाएगा प्लस 2NaX। यहाँ पर X के फॉर्म में आपको बोल सकते हो। क्लियर। ये आपके रिएक्शन। फिर आपको पूछा है एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड नाभिक द्रव्यता अभिक्रिया कम होता है, इसकी बड़ा कम किया, इसका विश्लेषण। मैंने आपको अपने नोट्स के अंदर 2 कारण बताए थे बड़ा इसको, तो इसमें एक कारण भी आपका क्लियर है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका, होता है ये RX और आपको बोला है एरिल हैलाइड, तो एरिल आपका कौन सा होगा X और ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये अपने बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये आपको माइनस आ जाएगा। तो आपको देखना यहाँ पर आपका X और यहाँ पर आपका C, X और कार्बन के मध्य में आपका पार्श्व द्विबंध बड़ा कौन सा है, पार्श्व द्विबंध है। और ये पार्श्व द्विबंध इसकी कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। क्या होता है, इसलिए ये कारण से बड़ा क्या इसको तोड़ना मुश्किल होता है और तोड़ना मुश्किल होगा तो ये इसकी कंपेयर में क्या होगा, कम क्रियाशील होगा और कम क्रियाशील होगा तो ये नाभिक आगे इस परिस्थिति भी बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही धीरे से देगा। क्लियर ना, इसका ये कारण है, ये मैंने आपको एकदम पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन 16 है वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम। तो बड़ा इसके एल्डिहाइड का नाम पूछा है तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा वेनिलिन। क्या होगा, इसका आंसर होगा वेनिलिन। सिर्फ आपको नाम पूछा है, रिएक्शन पूछी नहीं है। रिएक्शन पूछी होती तो मैं आपको रिएक्शन भी बता देता। क्लियर। फिर आपको पूछा है इसके अंदर उत्पाद देखना है, तो बड़ा बॉन्ड सी देखो ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ में आपको दे रखा है एसिटिल क्लोराइड है ना, और ये आपकी पीडी SO को इस पर अपचयन करना H2। तो H2 में से आपको पता है इसमें से 2 H होंगे, इसमें से H कितने होंगे 2 H, तो 2 H होंगे। 2 H में से एक H यहाँ पर जाएगा और SO को लेकर भाग जाएगा और दूसरा H बड़ा आगे यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है ना, और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और इसकी जगह Cl की जगह आगे H और यहाँ पर आपकी HCl की फ्यूम बाहर निकल जाएगी। क्लियर, ये आपके रिएक्शन आ जाएगी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन ये सेकंड रिएक्शन है। देखो इसमें आपके सोडा लाइम के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, सोडा लाइम के साथ हो रही है NaOH + CO और इसको गर्म करें
तो सोडा लाइन की जब सब गर्म होगी तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, आपका सोडा लाइन के साथ गर्म होती है तो इसमें CO2 जो होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा, CO2 आपका बाहर निकल जाएगा। और CO2 किस फॉर्म बाहर निकलेगा, यहाँ के Na, यहाँ का Na, यहाँ का Na और ये CO2, तो ये हो जाएगा Na2CO2। क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। बचा क्या आपका CH3 और यहाँ का OH, तो ये बचेगा CH2OH, ये आपका बन जाएगा एथेनॉल, मेथनॉल बन जाएगा। क्या बचेगा, CO2Na, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा CH3OH, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा मेथनॉल। क्लियर, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म बाहर निकल जाएगा। चलो ये तो हमने घड़ी दी है। ये भी आपके हो गई है। ये वाली होनी है अभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मेडास्टीड से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम क्या है। तो मेडास्टीड एक पौधा है, इसके द्वारा जो एल्डिहाइड निकलता है उस एल्डिहाइड का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये आपका इसका आंसर होगा। फिर आपको पूछा इसके अंदर समीकरण को आपको पूरा करना है। देखो ये इक्वेशन आपको निर्जल AL में तो उसको बोलेंगे फिल्डर काप। यहाँ पर CH3COCl है। फिल्डर काप दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फिल्डर काप, मैंने आपको पढ़ाई एसिटिलीकरण, एक पढ़ाई थी आपको फिल्डर काप एल्किलीकरण। तो यहाँ पर आपका एसिटिल क्लोराइड है, ये कौन है, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, तो ये इसको रिएक्शन को बोलेंगे फिल्डर काप एसिटिलीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें से ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका पूरा ग्रुप जहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जैसे ये जुड़ेगा, जैसे मान लो ये यहाँ जुड़ रहा है, बता दो आपको, जैसे मान लो ये यहाँ जुड़ रहा है, अगर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और डिस्प्लेस हो यहाँ का Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा C++OCH3, ठीक है, तो ये आपके एसिल बार फ्यूम निकल जाएंगे। क्लियर, तो इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉल। क्लियर, चलो अगली अभिक्रिया है एसिटिक एसिड दिया है और आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसको बोलते हैं LH। क्या LH, ये हाइड्राइड क्या है, ये प्रबल अपचायक है ना, स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी अभिक्रिया आपको हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंट में करनी है। तो इसमें होगा क्या, देखिए इसमें आपके 2H मतलब अपचयन करना है, तो अपचयन के अंदर आपको जितने चाहे इसमें H जोड़ सकते हो, तो 2H जुड़ेंगे ऊपर और 2H जुड़ेंगे नीचे। अभी 2H जो ऊपर जुड़ रहा है पूरा वो इसमें से एक O को लेके भाजेंगे, एक तो बन जाएगा H2O और 2H यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो आपको बढ़ेगा क्या, देखो बन रहा आपका CH3, ठीक है ना, ये C 2H यहाँ जुड़ गए तो ये होगा CH2 और पीछे वाला CH2 और पीछे वाला आपका OH, ये आपका आ जाएगा OH। तो ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। क्या बन जाएगा, मतलब एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे आपका बन जाएगा वापस एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्लियर, चलते आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है। 17वां आपको पूछ रहा है, 17वें क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है। तो बड़ा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलय में डुबा देता है तो धातु के छड़ और उसके आयन के विलयन के बीच में उत्पन्न विभव को अंतर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपको पता है ईंधन सेल का नामक चित्र, ये तो आपको बेटा आता ही है। तो ईंधन सेल का नामक चित्र बेटा क्या होगा, जिसमें आपको पता है यहाँ पर दो रॉड खींचते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर इसको और यहाँ पर इस साइड में ये वाला, इसके बीच में आपका सॉल्यूशन भरते हैं KOH का, या फिर भरते बड़ा NaOH का भरते हैं। ये वाला आपका एनोड होगा और ये वाला आपका कैथोड होगा। यहाँ से बड़ा H2 गैस, यहाँ से आपकी H2 गैस और यहाँ से आपकी O2 गैस, और यहाँ से आपका जो निकलेगा वो निकलेगा H2O की वाष्प है। ये ईंधन सेल है। आपको इस ईंधन सेल का यूज क्या है, इस ईंधन सेल का यूज क्या अंतरिक्ष यान में
पानी बनाने के अंदर क्या बना, पानी बनाने के अंदर इसका यूज क्या क्या था, यहाँ से H2 गैस निकालते हैं और ऐसे O2 गैस को अंदर होते हैं, तब अगर यहाँ पर सॉल्यूशन होता है और यहाँ पर H2 का निर्मा होता है, ये आपका एथिल सल्फेट। क्लियर। फिर आपको पूछा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 एम्पीयर की धारा, आपको बड़ा कॉपर का द्रव्यमान करना है। तो देखो कॉपर का द्रव्यमान निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूछा क्या है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 एम्पीयर धारा, मतलब आपको आई आपको गिवन है 1 एम्पीयर, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम आपको गिवन है 15 मिनट, मिनट बोला है तो मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो मतलब सेकंड में चेंज करने के इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो इसका आ जाएगा 900 सेकंड आ जाएगा। फिर आपको निकालना सा क्यू, क्या निकला क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आई टी, क्या हो जाएगा आई टी। तो आई कितना आपका 1 × 900, तो ये आपका हो जाएगा 900 कूलम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको बुझाए कैथोड को निश्चित पदार्थ की मात्रा गिनने पे, तो बड़ा इसकी मात्रा गिनना है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा जेड आई टी, क्या हो जाएगा जेड आई टी हो जाएगा, जेड आई होगा। और जेड की मतलब नहीं है, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है ई अपॉन एफ, क्या होती है, तो ये यहाँ रख देंगे डब्ल्यू इजिकल टू ई अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। क्लियर। अब इसको रख देंगे, तो ई आपका है बी कितना बड़ा, ये जो कॉपर है तो बड़ा कॉपर का देखो, कॉपर जो होता है +2 वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कॉपर बनाएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता बड़ा, तो देखना है 2 इलेक्ट्रॉन द्रव इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बड़ा प्राप्त करने से आपका कॉपर जो मिल रहा है, कॉपर का मास कितना 63.5 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बड़ा ये होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है 2 कूलम, क्या होता है 2 कूलम से आपको मिल रहा है 63.5 मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 कूलम, 2 कूलम से मिल रहा है आपको 63.5 ग्राम, ओके बेटा। तो आपको 1 कूलम से कितना मिलेगा बेटा, तो 1 कूलम को बेटा करने के लिए इसके क्या आएगा अपन में आएगा 63.5 अपॉन 2 कूलम, 2 कूलम मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू आपको दे रखी है, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये अब आपको पूछा कितना है, अब आपको पूछा है आपको 900 कूलम है, तो बताइए 900 कूलम में कितना आएगा, तो इसको 900 कूलम में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 63.5 अपॉन 2f मल्टीप्लाई 900, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व ऊपर कर लेता हूँ 63.5 अपॉन 2f, 2f मतलब क्या होगा 2f थोड़ा 1 फैराड कितना होता है 96550, तो बेटा ये होता है 96550 इंटू 900, ठीक है ना। और इसको आप काटोगे तो काटने पर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर ना। इसको आप एमसीक्यू कर सकते हो, यहाँ तक इसकी डेरिवेशन होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये हो गया, अगले वाला क्वेश्चन ये वाला। तो देखिए अब आपका जो इसका अथवा में क्वेश्चन दे रखा है सेल विभव को परिभाषित करने वाला, क्या पूछा आपको सेल विभव पूछा है, तो वह सेल विभव क्या होता है, सेल विभव आपका होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। मतलब आपके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अंतर को, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के अंतर को अपन सेल विभव बोल देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जब भी अपने सेल में निकाला होगा। फिर आपको पूछा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का नामक से, मतलब SHE आपको डायग्राम है SHE का, तो इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल डायग्राम है। देखो बड़ा कैसे बनेगा डायग्राम, इसके अंदर एक प्लेटिनम की पनी डालनी है और इसको बड़ा बीकर से बंद कर देना है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपके H2 गैस को प्रोवाइड करना है, किसके ऊपर, एक वायुमंडलीय दाब के ऊपर, ठीक है ना। और इसके अंदर भर देंगे 1 मोल HCl का सॉल्यूशन। ये इस टाइप का आपका SHE का डायग्राम होता है, आपको बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर जो सी है बड़ा देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सी देखो बड़ा, इसमें बोला है 290 किलो पर 0.100 मोल केसी विलेन की चालकता इतनी दी हुई है, तो आपको विलेन का मोलर चालकता ज्ञान है, क्या करनी है मोलर चालकता। तो देखिए मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा गिवन क्या है। तो गिवन के अंदर आपको बड़ा एक तो इसकी सांद्रता देखिए, सांद्रता मतलब सी आपको दे रखा है 0.100 मोल, ठीक है ना। फिर आपको उसकी विलेन की चालकता दे रखी है, चालकता मतलब कप्पा आपको दे रखा है 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर आपको मोलर चालकता मतलब आपको ना लैम्डा एम आपको फाइंड करना है।
अब जब ये फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, लैम्डा एम बराबर कप्पी के वैल्यू बराबर 0.0129 इंटू 1000 अपॉन सी आपका हो जाएगा 0.100। ठीक है ना। अब इसमें से आपको बड़ा डेसिमल को हटाना है और को निकालना है। तो देखो इसे निकाल, तो अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा 1 2 3 4, नीचे बड़ा कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो आएंगे। इसको हटाऊंगा तो ऊपर आपके जो आएंगे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। अब जीरो से जीरो को काटना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 काट दो। अब ऊंचे बड़ा कुछ नहीं बचा है तो आपका हो जाएगा 129 आपका लगभग इस टाइप का आंसर आ जाएगा ओम साइन। ठीक है ना। इसका मात्रा पीछे बड़ा लगा, अगर मात्रा पीछे लगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू क्या है, साइमन 70 मीटर इनवर्स, और जो आपका स्वंता बड़ा मोल, तो उसका ये आ जाएगा 129। ये आपका क्या था, कप्पा था, तो इसका मतलब हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और आपका हो जाएगा मोल इनवर्स। ये आपकी वैल्यू है। क्लियर। उसके बाद में आपका देगा सरल ईथर का उदाहरण आपको बोला है। सरल ईथर बड़ा मैंने आपको पढ़ाया था, ईथर आपको दो टाइप के होता है, एक तो होता है सरल ईथर, एक होता है मिश्रित ईथर। मतलब मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था समित ईथर और असमित ईथर। सिंपल है आपका। ईथर का मतलब क्या होता है, अगर आपके ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ आपके अगर सेम कार्बन समूह आपके प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सरल ईथर। जैसे कि आपको उदाहरण देकर बताऊं तो ये आ जाएगा CH3O CH3, ये आ जाएगा सरल ईथर हो जाएगा। ठीक है ना। मिश्रित ईथर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन 1 होगा तो यहाँ पर कार्बन 2 होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके प्रोपिन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की क्रियाविधि आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है आपकी। तो देखिए आपका प्रोपिन है, प्रोपिन का अम्ल की क्रियाविधि पूछ रहा है आपको। क्रियाविधि मैंने आपको पढ़ाया कि बहुत सारे मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाई थी, तो इसकी क्रियाविधि को देखो, प्रोपिन लिख दो। प्रोपिन आपका क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अम्ल उत्प्रेरक करना, तो ये अम्ल उत्प्रेरक करेंगे H प्लस में। जल योजन मतलब इसमें बड़ा H2 जुड़ेगा। ठीक है ना। H2 के अंदर आपको पता बड़ा इसमें से दो निकलेंगे H और एक जुड़ेगा आपका OH। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या, ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक तरफ जुड़ेगा OH, एक तरफ जुड़ेगा आपका H। ठीक है ना। तो आपको पता चला OH वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन समूह क्या होते हैं, नंबर कम होता है, तो OH जुड़ जाएगा आपके बीच में। तो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, तो ये आपका H आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेन ऑल। ये रिएक्शन है। इसकी बड़ा आपको मैकेनिज्म पूछिए बड़ा, क्या पूछिए मैकेनिज्म। तो बड़ा ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले H2 है, जल इसका विखंडन होगा। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, ये आपका जो प्रोपिन है इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, इसकी बॉन्ड की शिफ्ट होंगे बेटा, बॉन्ड जाएंगे इसके ऊपर, तो बेटा ये बन जाएगा प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मतलब CH3CH प्लस और ये हो जाएगा CH2, ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन जाने के बाद यहाँ पर इसका जल योजन करेंगे। जल योजन के अंदर आपको पता है OH वहां जाएगा जहां पर आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन नंबर कम होंगे। तो यहाँ पर आपका जाएगा OH, CH3CH, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका H आ जाएगा। इस प्रकार ये बन जाएगा प्रोपेन टू बॉल। क्या बनेगा, या 2 प्रोपेन या प्रोपेन टू बॉल बेटा, कोई लिख सकते हो बेटा, प्रोपेन टू बॉल, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। फिर आपको पूछा यहाँ पर मिश्रित ईंधन का एक उदाहरण उतरा, तो ये सरल थोड़ा मिश्रित ईंधन में पूछा बेटा, बीच में आपका O होगा और यहाँ पर आपका R, यहाँ पर आपका R डैश। मतलब इसका एक्टिवल अगर मैं दूं तो ये हो जाएगा, इधर जैसे CH3 है ये O, तो इधर हो जाएगा C2H5 हो सकता है। और बहुत सारे उदाहरण आपको बड़ा एक पूछे, ये इधर जैसे अपने बड़ा लिखा है आपका C2H5, तो यहाँ लिख सकते हैं C3H7। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका उल्टा पूछा आपको, प्रोपेन टू ऑल के निर्जलीकरण की क्रिया। निर्जलीकरण में आपको जल का अणु निकलेगा। ठीक है ना। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, मैं आपको समझाता हूँ। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, प्रोपेन टू ऑल निर्जलीकरण। तो सबसे पहले आपको पता है निर्जलीकरण इसके अम्ल उत्प्रेरित है, तो इसमें सबसे पहले आपको H2SO4 का वियोजन करना है।
तो विजन करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा आपका H प्लस और ये बचेगा HSO4 माइनस। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन टू ऑल लाना है, ये आपका प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा CH3 CHOH CH3। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा H प्लस जो होगा H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा। अब अटैक क्या करेगा, अटैक क्या करेगा H प्लस अटैक वही करेगा जहां पर इसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना, मतलब ये जहां पर तो यहाँ अटैक करेगा O के ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH3 यहाँ पर O, इसको ऑलरेडी पास में H जुड़ा हुआ है तो ये पर H आ जाएगा। अब ये जब H आएगा तो O के ऊपर O अधिकतम कितने बॉन्ड बन सकता है, 2 बन सकता है, जबकि यहाँ पर बॉन्ड कितने बने हुए 3, तो यहाँ पर इसके प्लस चार्ज लग जाएगा प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज लग जाने के बाद क्या होगा, अब ये अपने क्या करेगा, अभी सोच रहा है कि मुझे बड़ा यहाँ से अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो एक बॉन्ड करना पड़ा, ये मैं यहाँ रखता हूँ CH3 OH और ये वाला H, तो क्या करता अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक बड़ा यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो आपका बन जाएगा CH3। अब बड़ा बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, बड़ा बॉन्ड फ्री हो तो ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH, तो यहाँ आपका आ जाएगा CH2 और ये बड़ा H2 बन के बाहर निकल जाएगा, ये बड़ा H2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो वापस आपको मिल जाएगी प्रोपेन। क्या बड़ा वापस आपको मिल जाएगी प्रोपेन मिल जाएगी। ठीक बेटा, इस प्रकार से ये आपका हैचिंग का पूरा सॉल्यूशन था। देख लेते हो क्वेश्चन बचा तो नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब अपन अपने जो भी एग्जाम दिया है उसके आपके आंसर की आपको मैचिंग कर लेनी है कि आपके बोर्ड के अंदर कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ओके।